नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी का पेपर नंबर 91 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, एक विशेष टेस्ट भी मैं डालता हूं साइकोलॉजी का, और जो 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है वो भी आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहा हूँ। तो मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। साथियों, टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 1 है, वह क्षमता जिसमें व्यक्ति गणितीय योग्यता, शाब्दिक क्षमता एवं चिन्हों को समझने की जो क्षमता है, इसको क्या कहा जाता है? तो सामाजिक बुद्धि कहा जाता है, मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, या इनमें से सभी? पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा साथियों? तो यहाँ पर बात की जा रही है, व्यक्ति क्या कर रहा है? गणितीय योग्यता को समझ रहा है, शाब्दिक क्षमता और चिन्हों को समझ रहा है। तो साथियों, ये चीज़ें अमूर्त होती है, तो इसलिए ये मूर्त बुद्धि नहीं बल्कि ये अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता कहलाती है आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल। देखिए, बात की जा रही है अपने जो अभिप्रेरक होते हैं इनको जो हम प्रबंधित, मैनेजमेंट किस तरीके से अपने अभिप्रेरकों का हम करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार को नियमित करते हैं। साथियों, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको सामाजिक चेतना या सामाजिक कौशल नहीं बल्कि इसको आत्म प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? आत्म प्रबंधन के नाम से। सेकंड विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपके, फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने व्यक्तित्व के कौन से 2 प्रकार बताए? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकृतिक, आयताकृतिक, तामसिक और सात्विक, और टाइप ए और टाइप बी। तो जो फ्रीडमैन और रोजेनमैन के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं वो इनमें से किस विकल्प में दिए हुए हैं साथियों? देखिएगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार तो कार्ल यूंग ने बताया था, तो यह आपका आंसर नहीं है। अब तीसरा, दूसरा या चौथा? साथियों, फ्रीडमैन और रोजेनमैन के द्वारा जो व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं वह है, एक तो टाइप ए प्रकार का व्यक्तित्व और एक टाइप बी प्रकार का व्यक्तित्व, या फिर टाइप ए और टाइप बी भी इनको कहा जाता है। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, बालक क्या और कौन जैसे प्रश्न किस अवस्था में करता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। बात की जा रही है क्या और कौन। तो ये जो 2 शब्द है साथियों, वह कौन सी अवस्था में इन शब्दों का प्रयोग करता है, इन शब्दों से प्रश्न करता है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो साथियों, विकल्प नंबर जो 1 है आपके शैशवावस्था, वो इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यह क्या है, यह कौन है, वो कौन है, जैसे कोई भी उसको नई चीज़ दिखती है, क्योंकि शैशवावस्था में वो संसार को समझ नहीं पाता है पूर्ण रूप से। संसार को उसका बहुत ही छोटा संसार होता है उसके सामने। जब वो देखो, शैशवावस्था में 0 से 5-6 साल, मतलब वो घर परिवार में रहता है। अब वो थोड़ा शैशवावस्था में 3-4 साल का हुआ तो थोड़ा उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है, तो उसके सामने नई नई चीज़ें आती है, तो वो सिर्फ यूँ ही पूछता है कि ये कौन है और ये क्या है। जबकि वो जब बाल्यावस्था में आ जाता है कि ये क्यों है और ये कैसे है, क्यों है, कैसे है ये, तो ऐसे प्रश्न बाल्यावस्था में होते हैं। शैशवावस्था में तो कौन और क्या से प्रश्न होते हैं। तो विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है? जी घबराना, बुखार आना, मन में डर होना और धूम्रपान करना। तो देखो, दबाव जब हमारे ऊपर आता है किसी चीज़ का, तो उससे हमें जो सांवेगिक प्रभाव हमें दिखता है, तो बुखार आना सांवेगिक प्रभाव नहीं है साथियों। बुखार आना तो शारीरिक प्रभाव हो गया,
धूम्रपान करना भी सामूहिक प्रभाव नहीं है, और जी घबराना या मन में डर होना। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो रहेगा मन में डर उत्पन्न होना, यहाँ पर दबाव के कारण होने वाले सामूहिक परिवर्तनों में सम्मिलित है। थर्ड विकल्प सही है साथियों प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता का प्रकार नहीं है? दुर्भीति, मनोग्रस्ती, बाध्यता, कायरूप विकार और आतंक विकार। आतंक विकार लिखा था मैंने, यहाँ पर क्या लिखा था? आतंक विकार। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक दुश्चिंता का प्रकार नहीं है उसका आपको आंसर बताना है साथियों, कौन सा यहाँ पर दुश्चिंता का प्रकार नहीं है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 में आपके जो सही उत्तर है, देखिए यहाँ जो दुश्चिंता का प्रकार नहीं है वो है कायरूप विकार। थर्ड विकल्प छठे प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? विकल्प है क्रो एंड क्रो ने, किंग्सले ने, हिलगार्ड ने और वुडवर्थ ने। तो साथियों ये जो अधिगम से संबंधित परिभाषा है इनमें से किसके द्वारा दी गई? तो ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति को ही अधिगम कहा जाता है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है साथियों। किसका है? क्रो एंड क्रो का। देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। ऐसे भी ये परिभाषा आपको देखने को मिल सकती है। अर्जन, प्राप्ति दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। विकल्प है लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक और परिवर्तन। दूसरा है परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक और समायोजन। तीसरा है प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। और चौथा है समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य और परिवर्तन। तो जो अधिगम प्रक्रिया है इसमें आपको कौन सी कड़ी सही लग रही है, मतलब किस प्रकार से क्रम चलता है अधिगम प्रक्रिया में? तो साथियों सबसे पहले हम समायोजन तो करते नहीं हैं, ये तो गलत विकल्प है। ठीक है, सबसे पहले परिवर्तन होता भी नहीं है, तो ये भी गलत है। सबसे पहले हमारे सामने प्रेरक आता है कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए प्रेरक आया, फिर हमने लक्ष्य प्राप्ति, यहाँ पर लक्ष्य का चुनाव किया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य किया। कार्य में अनेक बाधाएं, विघ्नाएं, इसलिए हमने परिस्थितियों के साथ समायोजन किया और अंततः हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ये अधिगम प्रक्रिया में बिल्कुल सही कड़ी जो है वो तीसरे विकल्प में दे रखी है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है साथियों आपसे, ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 को, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो चलो देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो जो अधिगम का निर्मितवाद उपागम है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है साथियों। पहला विकल्प है छात्र जो नवीन सूचना को बार बार याद करके दोहराता है उसको ही अधिगम का निर्मितवाद उपागम कहते हैं। क्या ऐसा है? दूसरा है छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। क्या इसको निर्मितवाद उपागम कहेंगे? तीसरा है छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है से विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है। क्या ये है? या फिर चौथा है छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा। क्या ये निर्मितवाद उपागम है? तो प्रश्न संख्या 9 में बताना है आपको सही उत्तर कौन सा रहेगा साथियों। देखिएगा, अगर हम बात करें निर्मितवाद उपागम की तो इसमें जो दूसरा विकल्प है साथियों आपके, कौन सा विकल्प? दूसरा, कि छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, इसी को निर्मितवाद उपागम कहते हैं। क्योंकि निर्मितवाद उपागम में छात्र के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है या ज्ञान का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? छात्र के द्वारा। इसीलिए आपके दूसरा ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि व विकास पर्याय है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है,
वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है और वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो जो कथन यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है साथियों। देखिएगा, बात की जा रही है सही कथन नहीं है। तो पहला विकल्प कह रहा है वृद्धि व विकास पर्याय है, दूसरा कह रहा है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। तो भाई ये तो पूर्णतः सही है। क्यों है सही है? क्योंकि ये कह रहा है कि मात्रात्मक परिवर्तन जिसको आप नाप तोल सके ये वृद्धि में होते हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित समय पर जाकर वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही कथन है। वृद्धि हो रही है, विकास भी होता है, बिल्कुल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10वें प्रश्न में आपके जो पहला विकल्प है साथियों, एक दूसरे के पर्याय नहीं, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं वृद्धि और विकास को। ये कथन गलत है, अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? विकल्प है शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार, मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। अब आपने देखो सिर्फ एक सही है, पहला विकल्प, ए व डी सही है, दूसरा विकल्प, बी व सी सही है, तीसरा विकल्प, और इनमें से सभी सही है, चौथा विकल्प। तो 11वें प्रश्न में बताना है। देखिए, जो विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है, तो साथियों हमारा मानसिक विकास तो करता है, ये तो सही है, अनुभव भी करता है, संवेगात्मक आयाम भी करते हैं, हमारा शारीरिक गठन कि हमारी शारीरिक संरचना कैसी है, लंबे हैं, छोटे हैं, दुबले हैं या फिर हेल्थी है, मोटे हैं, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा है, ये चीज़ें निश्चित रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ये साथियों या मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता भी इसमें सही उत्तर है। तो मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो फिर इनमें से सभी वाला यहाँ जो 4th विकल्प है वही आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। यहाँ 4th विकल्प आपके सही है। तो 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवांशिकता से, प्रशिक्षण एवं अनुभव से, साक्षात्कार से और परामर्श से। तो देखो, कौशल को आप किस प्रकार से अर्जित कर सकते हो, 12वें प्रश्न में पूछा गया है साथियों। कौशल का मतलब किसी भी चीज़ में दक्ष होना। तो आप आनुवांशिकता से तो कौशल नहीं लाते हो, उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, तो ये गलत है। साक्षात्कार परामर्श से नहीं बल्कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा हम कौशलों का अर्जन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, उसका प्रशिक्षण लो। अनुभव कब होगा? जब हम उसका कार्य करेंगे साथियों। तो विकल्प 2 आपके 12वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ है आधा, अर्थ, कम और समग्र। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है प्रश्न संख्या 13 में। कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? 13वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कर लेते हैं साथियों। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र से लिया जाता है, या फिर यहाँ पर पूर्ण भी आ सकता है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र या पूर्ण से लिया जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 13 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। देखो, जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें पूर्ण से अंश की ओर बढ़ा जाता है, पूर्ण से अंश की ओर। इसलिए ये जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र हम प्रयोग में करते हैं ना, दैनिक पाठ योजना में करते हैं, या फिर पाठ योजना का कोई सा भी प्रकार हो उसमें इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और ये जो सूत्र है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की देन है साथियों। वर्दिमर है, कोपका है, कोलर है, इनका नाम इसमें चलता है। ठीक है, तो 4th विकल्प 13वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या पूछ रहा है? अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? अनुरूपता, अनुपालन, चाटुकारिता और आज्ञा पालन। साथियों प्रश्न संख्या 14 में बताइएगा, प्रश्न पूछ रहे अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना। तो ये जो सामाजिक प्रभाव जिस तकनीक का उदाहरण है, उस तकनीक को हम जानते हैं अनुपालन के नाम से। किस नाम से जानते हैं साथियों? इसको अनुपालन के नाम से जानते हैं। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है आपके, सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का संप्रेषण करता है और परामर्श देता है।
तो देखो 15वें प्रश्न में राइट आंसर आपको कौन सा लग रहा है? सहभागी प्रेक्षण जो होता है, प्रेक्षण का मतलब अवलोकन करना, ठीक है, किसी चीज को गौर से देखना, किसी चीज को देख करके उसको समझना, साथियों ये प्रेक्षण करना होता है। जैसे हम प्रेक्षण कर रहे हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, उसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्या रोज ही ऐसा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो वही प्रेक्षण कहलाता है। तो साथियों जो सहभागी प्रेक्षण है इसमें क्या किया जाता है? सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता है प्रेक्षण करता, जो जिसे अवलोकन करना है वो उस समूह में जुड़ जाता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ उठता बैठता है और उनके व्यवहारों का अवलोकन करता है या प्रेक्षण करता है। तो विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 क्या है? लिंग की पहचान अर्थात बालक स्त्री है या पुरुष की समझ विकसित होती है 1 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में और 3 वर्ष की उम्र में। तो देखो कोई भी बालक है या बालिका है, उनको 1 वर्ष में ये तो उनको ज्ञात नहीं होता है कि भाई हम पुल्लिंग में आते हैं या स्त्रीलिंग में आते हैं, उनको उस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है 1 वर्ष की उम्र में। तो 9 वर्ष से पहले उनको पता चल जाता है कि भाई मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, तो ये भी गलत। 6 वर्ष से पहले भी पता चल जाता है, बल्कि साथियों राइट आंसर है 3 वर्ष की उम्र में। जब बालक लगभग 3 साल का होता है तो उसमें ये समझ विकसित हो जाती है कि वो पुरुष है या स्त्री है। 4th विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, दबाकर लाइक शेयर करिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर लास्ट टाइम में बेस्ट क्वालिटी चीज़ें आपको और पूर्णतः निःशुल्क चीज़ें और रेगुलरिटी 4-5 वीडियो आपको रेगुलर मिल रहे हैं। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, खिलौनों की आयु कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर शेषावस्था, मध्य बाल्यावस्था या मध्य शेषावस्था? तो बताइएगा खिलौनों की आयु इनमें से किसको कहा जाता है? साथियों मध्य बाल्यावस्था लगभग 8-9 वर्ष के आसपास होती है, तो इसको खिलौनों की आयु नहीं कहते हैं। मध्य शेष अवस्था होती है लगभग 3 साल के आसपास का समय, ठीक है। उत्तर शेष अवस्था लगभग 4 से 5 वर्ष का बालक होता है, या 5 से 6 वर्ष भी आप इसको मान सकते हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 7 साल का बालक जब होता है, तो इनमें से जो खिलौनों की आयु है वो रहेगी उत्तर शेष अवस्था, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 18 है, जीनोटाइप और फिनोटाइप यह किसके प्रकार है? गुणसूत्रों के, जीन के, शुक्राणुओं के और इनमें से सभी के। 18वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये जो प्रकार यहाँ बता रखे हैं यह किसके प्रकार है? तो साथियों यह जो प्रकार है यह गुणसूत्रों और शुक्राणुओं के नहीं, बल्कि यह जीन के प्रकार है। किसके प्रकार है? जीन के। सेकंड विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं तो जीन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में, तांत्रिक तंत्र नहीं तंत्रिका है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से तांत्रिक शब्द टाइप हो गया। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में और मस्तिष्क में। तो साथियों 19वें प्रश्न में एग्जैक्टली आंसर आप अगर हम देखें तो मस्तिष्क वाला तो आपका आंसर होगा ना ही तांत्रिका तंत्र, जीन में या प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में। तो इसका सही उत्तर एग्जैक्टली उत्तर देखें तो गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं साथियों। तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में सम्मिलित नहीं है? माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय, समूह और समाचार पत्र। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारकों में नहीं आता है वो इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 में देखिए विद्यालय महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में आता है, क्योंकि विद्यालय में बालक एक तरह से अपने परिवार से निकल के, अपने घर से निकल के जब वो विद्यालय जाता है तो अपने आप को एक विशाल संसार में पाता है साथियों, और वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा सामाजिकरण होता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। समूह में भी सामाजिकरण होता है, माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य भी महत्वपूर्ण सामाजिकरण कारकों में हैं, लेकिन जो समाचार पत्र है ये महत्वपूर्ण सामाजिकरण के कारकों में नहीं आता है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 21 है,
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का और कार्लिगर का। साथियों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? 21 में बताना है आपको सही उत्तर। तो देखो, स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया था और त्रितत्व का दिया था। थॉर्नडाइक ने साथियों बहुतत्व का दिया था और त्रिआयामी सिद्धांत 3D डायमेंशनल थ्योरी जो है साथियों, जिसको संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, यह गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा। तो थर्ड विकल्प 21 में सही है। नेक्स्ट 22 पे आएंगे साथियों। 22वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करता है और कक्षा में अनुशासित रहता है। तो साथियों, दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बालक में सृजनात्मक योग्यता है? तो देखो, अधिक नंबर प्राप्त करना सृजनशीलता नहीं बल्कि यहाँ पर प्रतिभाशाली का संकेत है साथियों। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पहला, तीसरा या चौथा विकल्प 22 में बताइएगा राइट आंसर। सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं साथियों। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, मतलब कोई भी चीज उनके सामने जब आती है तो बिल्कुल उसको पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं। ठीक है, जिज्ञासावश प्रश्न पूछना बालक के सृजनात्मक योग्यता से पूर्णतः संबंधित है। विकल्प 1 22 में सही है। नेक्स्ट 23 पे आएंगे। 23वां प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, बुद्धि लिंगभेद नहीं करती है और बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ठीक है, जन्म सिद्ध लिखा था साथियों ये, है ना। तो 23 में बताइएगा जो कथन यहाँ पर आपको बुद्धि के बारे में सही नहीं लग रहा है वो कौन सा है? तो तीसरा विकल्प कह रहा है कि लिंग भेद नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती, सही बात है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, बुद्धि ऐसा नहीं है कि पुरुष में हमेशा ज़्यादा रहेगी या स्त्रियों में हमेशा ज़्यादा रहेगी। लिंग भेद नहीं करती है साथियों ये। चौथा विकल्प कह रहे हैं बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। कोई कहता है कि उस जाति में बहुत विद्वान पैदा होते हैं, वहाँ मूर्ख भी हो सकते हैं। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। तो दूसरा विकल्प और पहला, तो साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2 की बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ये गलत कथन है। बाकी पहला विकल्प जो है बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, पूर्णतः सत्य है। तो पहला सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य असत्य कौन सा है? दूसरा विकल्प। इसलिए आपको असत्य देखना था, तो दूसरा ही विकल्प आपके 23 का सही उत्तर है साथियों। 24 पे आएंगे, आपके प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, प्रेरित, दबाव और प्रोत्साहन। साथियों, जो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है उसका चयन 24 में करिएगा। तो देखो, आवश्यकता, प्रेरित को प्रेरक भी कहा जाता है, इसको अंतर्नोद के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्नोद के नाम से। प्रोत्साहन, जिसको लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभिप्रेरणा के 3 तत्व है साथियों, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन या लक्ष्य। दबाव यहाँ पर अभिप्रेरणा के पक्ष में नहीं आता है, अतः 24 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 25 पे आएंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना। ये 4 तो आपके सामने कथन हैं। अब विकल्प है सिर्फ 1 सही है, दूसरा है सिर्फ 2 और 4 सही है, तीसरा है सिर्फ 3 सही है और चौथा है सिर्फ 1 व 3 सही है। तो जो कार्य यहाँ पर आपको बाह्य प्रेरक लग रहा है, जो कथन आपको लग रहा है कि ये बाह्य प्रेरक का उदाहरण है, उसके आधार पर आपको कथनों को देखना और फिर विकल्पों का चयन करना है 25 में। 25वें प्रश्न में देखें तो साथियों, कविता पाठ आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता है। गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाना, तीनों ही आंतरिक है, लेकिन दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना ये बाह्य कारक में मुख्यतः आता है। अतः यहाँ पर जो सिर्फ 3 है वही बाह्य प्रेरक है। तो अतः विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां प्रश्न, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, गतिशील व क्रमबद्ध है, पूर्वकथनीय है और सभी सत्य है। तो देखो, विकास की अगर हम बात करें तो पहला विकल्प कह रहा है गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, पूर्णतः सत्य साथियों। जब बालक
मतलब जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास चालू हो जाता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दूसरा कह रहा है गतिशील है और क्रमबद्ध है, अभी वही चलता रहता है वाली बात होगी ये तो। तीसरा है पूर्व कथनीय, आप इसका पूर्व कथन कह सकते हो इसके बारे में, इसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें सही है, मतलब सभी सत्य कथन है, अतः फोर्थ विकल्प 26 में सही है साथियों। मज़ा आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे, मज़ा आए, क्वालिटी लगे तो ठीक है। 27 पे आते हैं तो 27वां प्रश्न है आपके, व्यक्तित्व के भिन्न 3 प्रकार जैसे गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल यूंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, फ्रीडमैन के द्वारा और रोजनमैन के द्वारा। तो साथियों 27 में बताइएगा राइट आंसर। जो ये गोलाकृतिक है, आयताकृतिक है, लंबाकृतिक है, ये 3 प्रकार कार्ल यूंग ने तो नहीं बताए, इन्होंने तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताए हैं। रोजनमैन ने भी ये नहीं बताए, फ्रीडमैन या शेल्डन। तो 27 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 2, शेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व के यह 3 प्रकार बताए गए हैं। सेकंड विकल्प 27 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, आपके प्रश्न नंबर 28 से, बच्चा वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है एवं वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया करने में सक्षम किस अवस्था में हो जाता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों 28 में जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित ये कथन है। कौन सा विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है? देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा रहेगा आपके। तो देखो संवेदी पेशी अवस्था तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, 0 से 2 चलती है, इसमें ये समूह में चीज़ों को वर्गीकृत नहीं कर सकता। पूर्व संक्रियात्मक में भी ये नहीं होता है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, विभिन्न वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत किया, मतलब चीज़ें उसके पास है, वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं व प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया करने में वे सक्षम है। तो साथियों ऐसी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। विकल्प 3 आपके 28 सही है, जो सामने चीज़ें हैं उसके प्रति वो चिंतन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 29 जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है तो उसको देख लेते हैं। आपके 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। अनुबंधन का विलोप, अनुबंधन का सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो 29 में बताइएगा साथियों। प्राचीन अनुबंधन पावलोव ने दिया है, इसमें कोई अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो चुकी है और एक विश्राम अवधि मतलब बीच में कुछ समय निकल जाने के बाद यदि उसका पुनः प्रकटीकरण होता है तो उसको स्वतः पुनः प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर अनुबंधन का विलोपन क्या होता है? विलोपन का मतलब है अनुबंधन हो रहा है, हम बार बार उद्दीपक दे रहे, स्वाभाविक उद्दीपक दे रहे हैं, लेकिन अनुबंधित उद्दीपक दे रहे हैं जैसे घंटी बजा रहे हैं, लेकिन जो स्वाभाविक उद्दीपक है जैसे भोजन वो नहीं दे रहे, तो इससे अनुबंधन का विलोप हो जाता है, ठीक है। विकल्प 4 तो आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, ठीक है। तो चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उसकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है। क्रमिक अधिगम, मानकीकरण, अधिगम अंतरण और सर्वेक्षण। 30वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों, देखिए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही रहेगा। जो अनुक्रिया होती है उनको एक श्रृंखला को एक उसकी प्रस्तुति के निश्चित क्रम में अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसको क्रमिक अधिगम के नाम से जाना जाता है साथियों। किस नाम से? क्रमिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। ये आपके गोल्डन पेपर नंबर 91 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। रीट एग्जाम के बाद में जो 3rd ग्रेड का मेन पेपर होगा उसका सिलेबस लगभग पूर्ण रूप से आ जाएगा, तो उसकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।